हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टेक पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल पर आपके प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है और अभी तक हम लोगों ने इतने टॉपिक को कवर कर लिया था और आज का हमारा टॉपिक है विलियन। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया है, अम्ल क्षारक एवं लवणकों। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है विलियन यानी कि सॉल्यूशन। तो इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, विलियन जिसमें अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है उसे क्या कहा जाता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो होंगे इंग्लिश मीडियम से होंगे। ठीक है, तो मैं उनको एक चीज़ ये बता दूं पहले ही कि आपको कुछ चीज़ें याद होना मतलब आवश्यक है। जैसे कि विलियन क्या होता है, तो विलियन का इंग्लिश होता है सॉल्यूशन। ठीक है, आपको इन सब चीज़ों की इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं हिंदी में ही यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, तो विलियन मतलब होता है सॉल्यूशन, और जहाँ भी आपका विलय आएगा तो विलय का मतलब होता है आपका क्या, सॉल्यूट। ठीक है, विलियन का मतलब होता है सॉल्यूशन और विलय का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बात करते हैं संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन की। तो संतृप्त विलयन होता है सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉरी कंपाउंड ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और असंतृप्त विलयन मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यह तीन चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और आप लोग एक काम करेंगे कि गूगल या फिर यूट्यूब से ही संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड और असंतृप्त विलयन, इन दोनों का डिफिनेशन आप लोग अच्छी तरीके से देख लेंगे। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में देख लेंगे, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश से देख लेंगे। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तभी आपको यह दोनों तीनों क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि अब बेसिकली डिफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है संतृप्त विलयन की और असंतृप्त विलयन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विलयन जिसमें अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो बेसिकली यह जो डिफिनेशन है वह संतृप्त विलयन की ही है, सैचुरेटेड कंपाउंड की है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की ही है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या है, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, ऐसे विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, आप सभी लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम वाला भी डिफिनेशन देख लीजिएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, और यह सैचुरेटेड सॉल्यूशन की ही डिफिनेशन है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अति अस्थायी अवस्था निरूपित करता है, यानी कि कौन सा इसमें से आपका टेम्प्रोरी जो अवस्था होता है वह निरूपित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, संतृप्त विलयन। अभी अभी मैंने आपको बताया कि संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन दोनों का डिफिनेशन आपको पता होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग, अगर आप दोनों का डिफिनेशन आपको पता होगा तो आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। पहला तो डिफिनेशन ही पूछा था संतृप्त विलयन का, और दूसरा अति अस्थायी अवस्था निरूपित कौन करता है, तो अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही करते हैं। ठीक है, यानी कि टेम्प्रोरी जो अवस्था निरूपित करता है उसको हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। अगला है, मोलरता प्रदर्शित होती है। मोलरता मतलब क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मोलैरिटी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब बेसिक आपको पता होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में, क्योंकि आप बेसिक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यूपी बोर्ड वाले हिंदी और इंग्लिश दोनों में ध्यान रखें, और सीबीएसई बोर्ड वाले भी कुछ हिंदी उसकी जानते रहें। तो मोलरता मोलरता को किससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, यानी कि मोलरता की यूनिट क्या होती है, मोलरता की इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई होती है मोल पर लीटर। ठीक है, क्या होती है इसकी इकाई, मोल पर लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोलल विलयन वह है जिसमें विलय का 1 मोल होता है। ठीक है, मोलल विलयन क्या होता है, जिसमें आपका विलय का 1 मोल होता है, यानी कि विलय मतलब सॉल्यूट का 1 मोल होता है। ठीक है, तो किस में होता है, तो मोलल विलयन का आपको डिफिनेशन याद होना चाहिए कि मोलल विलयन होता क्या है। तो मैं यहाँ आपको डिफिनेशन नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप आप लोग पढ़े होंगे इसको, इसीलिए मैं इसको स्किप करते हुए चल रहा हूँ, सीधे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं आपको चाहूँ तो पूरा सिलेबस भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारा समय लग जाएगा। तो मोलल विलयन का अगर आपको डिफिनेशन पता होगा तो यह क्या होता है, जिसमें विलय का 1 मोल होता है। किस में होता है, विलायक के 1000 ग्राम में, विलायक के 1 लीटर में, विलयन के 1 लीटर में, और विलयन के 22.4 लीटर में।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, विलय के 1000 ग्राम में। मोलल विलयन वह विलयन है जिसमें विलय का 1 मोल विलय के 1000 ग्राम में होता है। ठीक है। मोलल जो आपका सॉल्यूशन है वह ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आपका सॉल्यूट का 1 मोल होता है, किसमें, सॉल्यूशन के 1000 ग्राम में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया, हालांकि मैं पूरा इंग्लिश में पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया। ठीक है। मोलल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट का 1 मोल क्या होता है, सॉल्यूशन के 1000 ग्राम में क्या होता है, मिला रहता है। ठीक है। नॉर्मलता का निरूपण है, यानी कि आपको बताना है कि नॉर्मेलिटी, इंग्लिश में इसको नॉर्मेलिटी बोलते हैं। तो नॉर्मेलिटी का निरूपण क्या है। ठीक है। तो क्या मतलब, एक तरीके से इसकी यूनिट ही बतानी है, इकाई ही बतानी है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्राम तुल्यांक पर लीटर। ठीक है। अगला है एन तथा 1/10n। ठीक है, यानी कि एन और क्या है, 1/10, यानी कि n/10। ठीक है। n और n/10 विलियन का अर्थ क्रमशः, यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर भी रिक्त स्थान है, डेफिनॉर्मल तथा डेका नॉर्मल विलियन। और क्या है, नॉर्मल तथा डेफी नॉर्मल विलियन, और डेका नॉर्मल तथा डेफी नॉर्मल विलियन, और लास्ट क्या है, नॉर्मल तथा डेका नॉर्मल विलियन। तो देखिए, यह क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा पूछा है। ठीक है। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पूछा क्या है, n तथा n/10, n तथा n/10 विलियन का अर्थ क्रमशः क्या होता है। तो यानी कि आपको पहले n का बताना है, फिर n/10 का बताना है। तो n का क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और n/10 को क्या बोलेंगे हम लोग, डेफी नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। n को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, और n/10 को क्या बोलते हैं, डेफी नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग डेका नॉर्मल को मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, डेफी नॉर्मल होगा। ठीक है। n/10 है ना, तो डेफी नॉर्मल होगा, और n फिर नॉर्मल, और n/10 फिर डेफी नॉर्मल। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला है, किसी विलयन की मोललता बराबर है। देखिए, मोललता क्या होता है, तो मोलैलिटी होती है। मोलैलिटी को ही हिंदी में क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। ठीक है। तो मोलैलिटी होती क्या है, उसका जो फार्मूला होता है वह बेसिकली होता क्या है। तो उसका फार्मूला आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, विलय के मोलों की संख्या, यानी कि क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, सॉल्यूट का। ठीक है, विलय उसको ही बोलते हैं, अपॉन विलियन की किग्रा संख्या, यानी कि सॉल्यूशन की नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किसमें, किग्रा में। ठीक है, विलियन की किग्रा संख्या, मतलब विलियन की जो है, एक तरीके से बोल सकते हैं भार किग्रा में। ठीक है, इस तरीके से यही इसका फार्मूला होता है। अगला है, किसी पदार्थ की विलेयता किस कारक के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। देखिए, जैसे ही क्वेश्चन में आपका नहीं पूछेगा तो इसको पहले अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसको गलत कर देंगे। ठीक है। तो पूछा क्या है, किसी पदार्थ की विलेयता किस कारक के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, यानी कि जो आपकी किसी भी पदार्थ की जो विलेयता होती है वह किस पर डिपेंड करती है और किस पर डिपेंड नहीं करती है, यह बताना है आपको। ठीक है। तो किस पर डिपेंड नहीं करती है यह बताना है आपको। तो देखिए, ताप पर तो डिपेंड करती है, यह तो ताप पर डिपेंड करती है, यह नहीं होगा राइट आंसर। सम आयन प्रभाव पर भी डिपेंड करती है, विलय के कणों के आकार पर। ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यानी कि ताप पर भी डिपेंड करती है, सम आयन प्रभाव पर भी डिपेंड करती है, और विलय के कणों के आकार पर भी डिपेंड करती है, लेकिन प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। प्रेशर आप कितना भी बढ़ाएं, कितना भी घटाएं, उससे विलय की जो पदार्थ की विलेयता रहेगी उसमें ना परिवर्तन कुछ नहीं होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जो पदार्थ की विलेयता होगी वह प्रेशर इंक्रीज करने से या फिर डिक्रीज करने से उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह कोई भी प्रभावित नहीं होगी, थोड़ा सा भी प्रभावित नहीं होगी। इसीलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। हालांकि आप जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो भी उस पर विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी या फिर बढ़ जाएगी। ठीक है। सम आयन प्रभाव जैसे ही ऊपर नीचे करेंगे या फिर कम या ज़्यादा करेंगे, इसमें जैसे ही अंतर लाएंगे तो विलेयता के जो पदार्थ की विलेयता रहेगी उसमें भी आपकी कमी या फिर अधिकता आएगी। ठीक है, यानी कि जैसे इसमें चेंजेस लाएंगे तो उसमें भी चेंजेस। आप लोगों ने अनुक्रमानुपाती का साइन पढ़ा होगा। ठीक है। तो विलय पदार्थ की विलेयता इस तरफ है और ताप इस तरफ है। सम पदार्थ की विलेयता इस तरफ है तो सम आयन प्रभाव इस तरफ है। पदार्थ की विलेयता इस तरफ है तो विलय के कणों का आकार इस तरफ है, यानी कि इधर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो इधर घटेगा बढ़ेगा। ठीक है। तो यही है।
डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की कहानी, ठीक है। तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पदार्थ की जो विलेयता रहेगी वह सेम रहेगी, ठीक है। अगला है 100 मिलीलीटर में 4 ग्राम NaOH है, ठीक है। इस विलेन की नॉर्मलता क्या है? तो नॉर्मलिटी निकालने का आपको फार्मूला पता होगा। नॉर्मलिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है? अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको नॉर्मलिटी निकालनी है। तो आप सभी लोग देखिए, नॉर्मलता निकालने का फार्मूला क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 1000, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग विलेय के मोलों की संख्या ही निकाल लीजिए, क्योंकि हमको यही नहीं पता है। तो यह कैसे निकलता है? विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, रटा रटाया होगा। तो विलेय का भार 4 दिया गया है और विलेय का अणु भार निकालेंगे 23 + 16 + 1। इसको कैसे निकालने हैं? तो देखिए, NaOH का निकालना है, NaOH का निकालना है ना। NaOH का कैसे निकालेंगे? 23 + 16 + 1। अरे Na का कितना होगा? 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है प्लस हाइड्रोजन का 1। इसी तरीके से निकलेगा इसका अणु भार। तो 23 + 16 + 1, ठीक है। और ऊपर विलेय का भार 4 दिया है, ये टोटल 4/40, 0.1 यहाँ से विलेय के मोलों की संख्या आ गई। अब इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, क्योंकि हमको आयतन तो पहले से पता है, विलेय के मोलों की संख्या पता नहीं था तो हमने निकाल लिया है। तो दोनों को पुट करेंगे तो 0.1 ऊपर और 100 नीचे, इंटू 1000 पहले से था फार्मूले में। तो यहाँ से आपका 1n निकल जाएगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9 का बी। अगला है 500 मिली में 50 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल वाले विलेन की नॉर्मलता क्या है? देखिए, फिर से नॉर्मलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, एग्ज़ाम देने से पहले एक एक क्वेश्चन मोलरता का, नॉर्मलता का, ठीक है, मोललता का, मोल प्रभाज का लगा के ज़रूर जाइएगा। अगर नहीं लगाने का मन हो तो देख के ज़रूर जाइएगा, ठीक है, अपने बुक में से, इंटरमीडिएट की किताब में से, कि कौन सा फार्मूला होता है और किस तरीके से निकालते हैं। अगर आप एक भी क्वेश्चन देख लेंगे तो आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें दिया गया था 50 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल वाले विलेन की नॉर्मलता, ठीक है, 50 मिलीलीटर में 50 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल वाले, ठीक है। इसमें यह नहीं दिया गया है, इसमें क्या नहीं दिया गया था? जैसे पिछले में क्या दिया गया था? पिछले वाले क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया था? तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमको दिया गया था, देखिए यहाँ पे क्या है, विलेन का आयतन दिया गया था, ठीक है। 100 मिलीलीटर क्या दिया गया था? विलेन का आयतन दिया गया था, ठीक है। और हम लोगों ने विलेय के मोलों की संख्या निकाल ली है और विलेन का आयतन दिया गया था, तो उसको फार्मूले पर रखे हैं, तो हमको विलेन की नॉर्मलता आ गई है। लेकिन इसमें दिया है कहीं पर, इसमें देखिए कहीं पर दिया है आपका विलेय, इसमें कहीं पर दिया है क्या? विलेन का आयतन कहीं पर दिया है? नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग यह फार्मूला तो पुट कर नहीं सकते हैं। कौन सा फार्मूला पुट कर सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन वाला, सांद्रता वाला, ठीक है, क्योंकि हमको दिया क्या गया है? तो हमको दिया गया है पदार्थ के संख्या दी गई है ग्राम में, और क्या दिया गया है? विलेन का आयतन भी दिया गया है। तो यह फार्मूला एकदम सीधा अच्छे तरीके से यहाँ पे फुटेबल है, बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सांद्रता निकालेंगे तो पदार्थ के ग्रामों की संख्या और विलेन का आयतन लीटर में होता है। तो यहाँ से आप लोग पदार्थ की संख्या है ग्राम में, यह उल्टा सीधा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। पदार्थ की संख्या जो है वह ग्राम में रहेगा और विलेन का आयतन लीटर में रहेगा, ठीक है। तो 50 दिया गया है पदार्थ की संख्या ग्राम में, ठीक है, 50 ग्राम, और 500 ग्राम विलेन का आयतन दिया गया है। 1000 से जब गुणा करेंगे तो ग्राम पर लीटर में बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग नॉर्मलिटी सीधा फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सांद्रता पता हो तो फार्मूला होता है सांद्रता बटे तुल्यांकी भार, ठीक है। तो यही फार्मूला आप जैसे पुट करेंगे तो आपका निकल जाएगा क्या? नॉर्मलता, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से नॉर्मलता निकाल सकते हैं। दो क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन में हमको तो क्या दिया गया था? तो पहले क्वेश्चन में हमको विलेन का आयतन दिया गया था, लेकिन निकालना था नॉर्मलता, तो विलेन का आयतन दिया रहेगा तो यह वाला फार्मूला यूज करेंगे। विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेंगे और विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन रख देंगे, तुरंत हमारा नॉर्मलता आ जाएगा, नॉर्मलिटी आ जाएगी, नॉर्मलता आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमको यह नहीं दिया गया होगा, सांद्रता दी गई होगी, पदार्थ के ग्रामों की संख्या दी गई होगी और विलेन का आयतन दिया गया होगा, तो इस फार्मूले को पुट करेंगे। या फिर अगर सीधे सांद्रता दी गई होगी तो सीधे इस वाले फार्मूले को पुट करेंगे, ठीक है, इस वाले फार्मूले को पुट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको ही अगर सॉल्व कर लेते हैं और इनसे एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आप इस चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे, इससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और ध्यान रखिएगा, आपको पढ़ना क्या है, इनके अलावा विलेन पढ़ना है,
ठीक है। विलयन में आपको पढ़ना है विलेय क्या होता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। विलयन के प्रकार में जो कि संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, ठीक है, 3 होते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन तीनों की डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। प्लस आपको कोलाइडल सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए, जो कि कोलाइडी विलयन कहते हैं, जिसमें परिक्षिप्त अवस्था परिक्षेपण माध्यम होता है। यानी कि इंटरमीडिएट का ही आपको एक समरी के रूप में पढ़ना है, ठीक है। और क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, विलेयता क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ठीक है। फार्मूला इसका क्या होता है, नॉर्मलता का, मोललता का और मोलरता का, इन तीनों का फार्मूला और मोल प्रभाज का फार्मूला, ठीक है। मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं, यह 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जितनी भी चीज़ों का मैं नाम लिया हूँ यह सब आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है। आप लोग को बस इस चैप्टर से इतना ही पढ़ना था और हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया है, यहाँ तक, ठीक है। इन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप लोग जाइए, पूरा पढ़िए और पूरी तैयारी कीजिए और जल्दी ही आपके पूरे सिलेबस को कवर करा लिया जाएगा। तो अगला टॉपिक है हमारा रेडियो एक्टिविटी तथा नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। और इस वाले टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी से, ठीक है, जिसमें आपका गामा रेज होती हैं, बीटा रेज होती हैं, जैसे बीटा कीड़े, गामा कीड़े, अल्फ़ा कीड़े, ये सब होती हैं। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा और पढ़ाई अपनी जारी रखें और वीडियो लगातार आती रहेगी आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।